अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका दिल्ली से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उस्मानी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स का किया इफ्तिताह। तेलंगाना को दरपेश माली मसाइल का तस्करा, कहा तलबा मेहनत करें, अच्छा पढ़ें और कमाएं। कांग्रेस ने 6 वादे किए लेकिन पूरा नहीं किया, रेवंत रेड्डी सिर्फ बयानात तक महदूद, साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR का इल्ज़ाम। तेलंगाना रियासत बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा और मेडिकल टेक्नोलॉजी के शोबों का हब, एशिया पैसिफिक बायो डिज़ाइन इनोवेशन समिट में रेवंत रेड्डी का दावा। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में खाद के लिए तवील कतारों में खड़े हुए किसान, कतार में ही शब्बस्सी की। सिद्दीपेट जिला के दुबाका और दीगर इलाकों के किसान परेशान। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जोश खरोश से जारी, बिहार में वोट चोरी होने नहीं देंगे, राहुल का वादा। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा अब हर हिंदुस्तानी का नारा और तहरीक बन गया। ये सिर्फ राहुल गांधी और इंडिया इत्तेहाद का स्लोगन नहीं, कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा का दावा। गाजा पर इस्राएली फौज के हमलों में मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में इस्राएली टैंकों ने गोलाबारी और मासूम फ़लस्तीनियों को बनाया हमलों का निशाना। और गजा में जंगबंदी के लिए हमास की जानिब से आखिरी पेशकश पर जालिम इसराइल की जानिब से कोई सरकारी जवाब नहीं मिला। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के रहनुमा बासिम नईम का बयान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उस्मानी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब में रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना को दरपेश माली मसाइल का तस्करा किया, रियासत की सूरत हाल और दीगर मसाइल पर भी इज़हार ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तलबा खूब मेहनत करें, अच्छा पढ़ें और कमाएं। ఈ రోజు నేను ఉన్న వాస్తవం మీ దగ్గర చెప్పదలుచుకున్నా. నా దగ్గర పంచడానికి భూములు లేవు. మిమ్మల్ని ధనవంతులు చేయడానికి ఖజానా ఖాళీగా ఉన్నది. ఖజానా ఒట్టిపోయి ఉన్నది. భూములేమో లేవు, పంపకాలు జరిగిపోయినాయి. ఈరోజు తెలంగాణలో 1,50,00,000 ఎకరాల వ్యవసాయ యోగ్యమైన భూములు ఉంటే 96% చిన్న సన్నకారు రైతులే, అంటే ఎకరము 2 ఎకరాలు 3 ఎకరాలే. ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ సీలింగ్ యాక్ట్ తెచ్చినా నేను గుంజుకోవడానికి గజం కాదు కదా, ఇంచు భూమి కూడా లేదు. అందుకే మా దళితులకు, మా గిరిజనులకు, మా బలైన వర్గాలకు, మా మైనారిటీ సోదరులకు, మా తమ్ముళ్ళకు, మా చెల్లెళ్ళకు నా సూచన ఒక్కటే, మీరు ధనవంతులు కావాలి, మీరు గొప్ప వ్యక్తులు కావాలి అని అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంచడానికి భూములు లేవు, నింపడానికి ఖజానా లేదు. మీకు నేను ఇవ్వగలిగింది విద్య ఒక్కటే, నాణ్యమైన విద్యనే మీ తలరాతలను మారుస్తుంది. साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने 6 वादे किए लेकिन पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी सिर्फ बयानात तक महदूद है। हमने तमाम मज़ाहिब के लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश की, हम धमकियों से खौफजदा होने वाले नहीं हैं। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కంటే గొప్పగా పనిచేస్తే, నిజంగానే నీ 6 గ్యారెంటీలు అమలైపోతే, నిజంగానే మొత్తం సుభిక్షమైపోతే హైదరాబాద్ మహానగరం, పేదలందరూ సంతోషంగా ఉంటే దా తెలుసుకుందాం. దా 10 మందితో రాజీనామా పెట్టి ఎవలేందో దూద్ కా దూద్ పానీ కా పానీ రాజుగా చూసుకుంటే అయిపోతుంది. రేవంత్ రెడ్డి కేసీఆర్ ప్రజలు డిసైడ్ చేస్తారు, అంతేనా? ఒకటి మాత్రం పక్కా, తెలంగాణలో సామెత ఉంది, పొట్టోడిని ఎత్తి పొడుగోడు కొడితే పొడుగోడిని ఎత్తి పోషమ్మ కొడుతుంది. పొట్టోడిని ఎత్తి పొడుగోడు కొడితే పొడుగోడిని ఎత్తి పోషమ్మ కొడుతుంది. అంటే దేవుడు ఉంటాడు, చూస్తాడు. ఇట్లా లుచ్చా పనులు చేసే ఏ నాయకుడినైనా బరాబర్ మడత పెట్టి కొట్టే రోజులు తప్పకుండా వస్తాయి. कांग्रेस लीडर ए दयाकर ने कहा कि साबिक़ा वज़ीर KTR सिर्फ इल्ज़ामात लगाने में ही मसरूफ़ है, जबकि कांग्रेस हुकूमत कई चैलेंजेस के बावजूद अपना काम अंजाम दे रही है। आइए देखते हैं ये बयान। सुप्रीम कोर्ट है ना, वो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल डिसीजन मेकर है ना। और KTR का इश्यू क्या है? असल KTR is the cause of the defections actually. So what is about his dad? So MLAs negative to the KTR now.
इसीलिए KTR always itching the issue. So Congress party ready to face any challenges regarding the defections of the MLA, but Supreme Court and High Court is there. So this guy, he wanted to expose himself, that's it. There is a three-man party is there now. KTR dad is declined, now his brother-in-law, his sister, and also KTR is the competition in the family. इसीलिए he wants to always make a news regarding MLA's defection, but there is a certain law, constitution law is there, and also people's representative act is there, anti-defection law is there. They can take care of all those things, but he is always challenging only because of his entity only. That's it. So मैं एक सवाल पूछता हूँ KTR के लिए, आपका डैड कब आएंगे बाहर फार्म हाउस से? वो सवाल को जवाब दो, मैं ये जवाब को सवाल दूंगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि तेलंगाना रियासत बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा और मेडिकल टेक्नोलॉजी के शोबों का हब बनकर उभर रही है। उन्होंने नई इख्तियारात के हवाले से ज़रूरी मदद फराहम करने के लिए अज़्म का इज़हार किया। चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद में IG हॉस्पिटल के ज़ेर इत्माम मुनक़दा एशिया पैसिफिक बायो डिज़ाइन इनोवेशन समिट में शिरकत की और खिताब किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत बायो डिज़ाइन अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए तिब्बी मसनूआत की इख्तिरा के लिए तमाम मुमकिन तावन फराहम करेगी। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर मुहद्दिस गौड़ ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि BRS छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाला का मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, इसलिए इस पर तबसरा करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने भी कहा कि KTR की जानिब से चैलेंजेस वाले बयानात पर तवज्जो देने की भी ज़रूरत वो महसूस नहीं करते। चैलेंज क्या आप लोगों को क्या करना है? इसके चैलेंज की क्या कोई मीनिंग ही नहीं है। वो MLAs कह रहे हैं कि हम तो पार्टी के साथ ही है, उनके पार्टी के साथ ही। हमने किसी MLA को लेने का ना कोशिश किया ना दबाव डाला। जब सरकार बनी कांग्रेस सरकार, रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस सरकार बनते ही KCR ने, KTR का पिताजी ने कहा कि असेंबली में हम इस सरकार को 1 महीने भी टिकने नहीं देंगे। और किशन रेड्डी जो BJP का सांसद और मंत्री है तेलंगाना से, वो कहा कि 100 दिन के अंदर रेवंत रेड्डी सरकार को गिरा देंगे। तो जो दोनों भी BRS BJP मिलकर सरकार को गिराने की कोशिश करते रहे पहले दिन से ही। वो तो कभी मतदाता का इज्जत किया ही नहीं। और देश भर पूरा तो जहां भी विपक्ष की सरकार बनती है उसका खत्म करने का तो ये लोग तुले हुए थे, BJP तो और BRS दोनों मिलके वही काम करने वाले थे। तो वो देख के कुछ MLAs BRS के डर के वो दोबारा इलेक्शन नहीं चाहता है। वो लोग अगर सरकार गिरा देंगे तो वो तो कह रहे थे हम आके रेवंत रेड्डी सरकार को बचाएंगे, हमने कभी बुलाया नहीं उनको। तो अगर KT रामाराव को इतना भरोसा है, इतने घमंड है बाई इलेक्शन में जीतने का, अब तो जुबलीस का तो बाई इलेक्शन आने ही वाला है, वहां जीत लो। अब जो बात जो है 10 MLA की, वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इसमें है, सब जुडिस है। सो सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी इस पे ऊपर स्पीकर को बोला कि इस पे निर्णय लेने का, तो स्पीकर साहब ने तो इसमें नोटिस भी दे रखा है। तो इसलिए तो जुडिशियल इसमें है, तो उस पर ज्यादा टिप्पणी देना ठीक बात नहीं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कोदंडराम को MLC के लिए हम दोबारा नामजद करेंगे। उन्होंने कहा कि BRS में पूरी फैमिली वजारत पर फायज हो सकती है, तो कोदंडराम की MLC पर आखिर क्यों एतराज जताया जा रहा है। ఎందుకు మీ సమస్యలు విని చట్టసభలలో ప్రస్తావిస్తాడని కుట్ర చేసి సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళి కొట్టేపించారు. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా సార్, 15 రోజుల్లో మళ్ళీ MLCకి పంపుతాం, ఎవడడ్డం వస్తాడో చూద్దాం. ఎందుకంటే ప్రజా रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनुबट्टी विक्रमार्क से मुलाकात की। उसके बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि शहर में बिजली केबल्स हटाने से इंटरनेट और इससे जुड़े दीगर मसाइल भी पेश आ रहे हैं। वर्किंग तबका और ऑनलाइन डिलीवरी और दीगर नौजवानों को भी जो मुख्तलिफ नौकरियों और कामकाज से जुड़े हुए हैं, उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और हमने तमाम मसाइल के हवाले से डिप्टी CM तेलंगाना से
बातचीत और नुमाइंदगी की है। आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए ताकि वो उस तमाम जो अनयूज केबल्स है उसको निकाल देंगे और हाइट 15 फीट पर रखेंगे। तो डिप्टी सीएम ने कहा कि हमने उनको पहले 1 साल का टाइम दिया था, इन्होंने काम नहीं किया, तो हमने फिर से उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अब ये लोग जो टाइमलाइन आप देंगे वो सब जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने मेन रोड पे लाइन्स को सही कर लिया, बाई लेन्स में और स्लम्स में हमको करना है। हमने डिप्टी सीएम साहब को बताया कि इसकी वजह से जो घर में बैठकर हमारी खवातीन महिलाएं काम करती हैं उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, स्टूडेंट्स को तकलीफ हो रही है, ट्रेडर्स को तकलीफ हो रही है, बहुत से लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है। तो हमने कहा कि इन द लार्जर इंटरेस्ट, आप पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में इनको एक आखिरी मर्तबा एक मौका दीजिए, टाइमलाइन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ के क्या कर सकता हूं देखकर उस पर एक्शन लूंगा। सर जी, एक सवाल और, ये आरजेडी नेता जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनकी तरफ से एक विवादित बयान आया है कि हिंदू भाइयों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सेक्युलरिज्म क्या है, संविधान क्या है, और उन्होंने ये भी कहा कि बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे दुश्मनों को जो है एक साथ होना होगा। क्या इशारा उनकी तरफ से दिया जा रहा है छोटे दुश्मनों को एक साथ? नहीं, अब्दुल बारी साहब पिछला असेंबली चुनाव क्यों हार गए वो बता दिए ना, बिहार की जनता को बता दें। उनके खिलाफ जेडीयू का कोई यादव कैंडिडेट जीत गया था, वो क्यों हार गए, अब वो बता दें कि वो कौन उनसे दुश्मनी किया। अब ये देखिए, चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई हम क्या, कोई ये हम पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, अपोनेंट को हराना है। अब ये जो अब्दुल बारी एक सीनियर सियासतदान है, अब वही आपके सवाल का बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। उन्होंने तो एक मर्तबा कह दिया था कि मैंने अपने बच्चे से कहा कि भारत को वापस मत आओ, कहा था ना उन्होंने कहा था ये बात, फिर ये भी कह रहे हैं। तो नहीं मालूम, वो बड़े अक्लमंद और पुराने सियासतदान हैं, वो आपके सवाल का अच्छी तरह जवाब दे पाएंगे। आपकी तरह स्पोर्ट्समैन भी है। हाँ, आपकी तरह स्पोर्ट्समैन। देखिए, स्पोर्ट्समैन होना अलग अलग है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होना चाहिए। तो एक सवाल, ये राइटर बानू मुश्ताक जो है वो इनॉग्रेट करने वाले मैसूर, मेरे को नहीं मालूम इस बारे में। थैंक यू। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में खाद के लिए तवील कतारों में खड़े होने के सबब किसानों ने कतार में ही शब बसरी भी शुरू कर दी। वाक़या सिद्दीपेट जिला के दुबाका में पेश आया, जहां इतवार की शब खाने के बाद किसानों को तलामिन की प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में यूरिया का नया जखीरा पहुंचा। तलामिन ही किसान बड़ी तादाद में पहुंच गए। कई किसानों ने फर्श पर ही अपना बिस्तर भी बिछा लिया। बाज़ किसान अपने बच्चों को भी साथ लाने पर मजबूर थे क्योंकि घर पर उनकी देखभाल करने वाला कोई न था। ये मंजर सिर्फ दुबाका तक महदूद नहीं बल्कि मुत्तहदा मेदक ज़िला के कई इलाकों में भी यही सूरत हाल देखी गई, जहाँ किसान सुबह सवेरे 5 बजे से खाद के मराकज़ पर कतारों में खड़े रहे। किसानों ने शिकायत की कि हुकूमत उनकी मुश्किलात को नज़रअंदाज कर रही है और खाद के बहरान को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है। चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद की जानिब से शजरकारी मुहिम अख्ताम को पहुँच गई। इस सिलसिले में लकड़कोर पुरान शहर हैदराबाद में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जिम्मेदारों ने बच्चों की कोशिशों की भरपूर अंदाज में सताइश की और पौधे लगाने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद के खुदबुल्लापुर इलाके में आज सुबह एक प्राइवेट बस ने दहशत मचा दी। दलात के मुताबिक जीडी मंडला पुलिस स्टेशन में वाक़ काजी जी पल्ली के RDPL कंपनी की बस शाहपुर के आदर्श बैंक के करीब बेकाबू होकर मोटरसाइकिल से टकरा गई और फिर सड़क किनारे जा गिरी। इस हादसे में बस ड्राइवर के साथ मोटरसाइकिल सवार भी जख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने दोनों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसे की वजह बस ड्राइवर की गफलत और नींद की वजह भी बताई जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा दक्कन के ऐलान के मुताबिक आज पीर 25 अगस्त को 1 रबीउल अव्वल है और कमेटी के मुताबिक ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा 5 सितंबर को निहायत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। इदारे अदब इस्लामी शहर हैदराबाद का माहाना तरह मुशायरा मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत मुमताज़ शायर मोहतरम अली बाबा दरपन ने की। इब्तिदा में ज़फ़र फ़ारूक़ी की तिलावत और तर्जुमानी के बाद जुनैद हुसैनी जुनैद ने तरह नात पेश की और गज़ल के दौर में सदर मुशायरे के अलावा दीगर शुराए कराम ने अपना कलाम सुनाकर दाद हासिल की। कभी बुझते चरागों से दिए हो जाते थे रोशन, कभी बुझते चरागों से दिए हो जाते थे रोशन, अंधेरा फैलता
शम्मे फिरोजा से अंधेरा फैलता है आजकल शम्मे फिरोजा से। इधर आ देख दुनिया में यही एक जाए इबरत है। इधर आ देख दुनिया में यही एक जाए इबरत है। इधर आ देख दुनिया में यही एक जाए इबरत है। ये कौन आवाज देता है हमें शहरे खामोशा से। ये कौन आवाज देता है हमें शहरे खामोशा से। कुशाईगुड़ा इलाके हैदराबाद में स्क्रैप गोदाम में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। फायर ब्रिगेड्स पहुंच गए और आग बुझाने का काम अंजाम दिया गया। और बढ़ते हैं चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जोश खरोश के साथ जारी है। इंडिया इत्तेहाद लीडरों ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोट चोरी न होने के अज़म को दोहराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने चुपता हुआ सवाल किया कि बीजेपी को एसआईआर से कोई शिकायत क्यों नहीं है, क्या उनके वोटरों के नाम हज़फ नहीं किए गए। खुद ही इसका जवाब देते हुए राहुल ने कहा कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के दरमियान पार्टनरशिप है जिसके जरिए वो अपोजिशन के वोट चोरी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी इलेक्शन कमीशन को खूब तनकीदों का निशाना बनाया। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा अब हर हिंदुस्तानी का नारा और तहरीक बन गया है। ये सिर्फ राहुल गांधी या इंडिया इत्तेहाद तक महदूद नहीं रहा। आइए देखते हैं पवन खेड़ा का ये बयान। अब तक तो हम पर सवाल उठाए जाते थे, अरे साहब आपको तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, राहुल गांधी तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं करता। तो अनुराग ठाकुर क्या संस्थाओं पर भरोसा कर रहे थे कल? बीजेपी बोले तो बोले देखो साहब कितना अच्छा खुलासा कर दिया, वायनाड का खुलासा हो गया, रायबरेली का खुलासा हो गया, कन्नौज का खुलासा हो गया, डायमंड हार्बर का खुलासा हो गया। ये संस्थाओं पर सवाल नहीं है। अब जब विपक्ष भी चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है, पक्ष भी चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है, कहां है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, कहां छुपे हुए हो जनाब? इनसे पहले भी एक थे, अपने आप को एक अजीम शायर मानते थे, पता नहीं कहाँ है, गायब। राजीव कुमार, पता ही नहीं, कोई कहता है माल्टा चले गए, मैं नहीं मानता माल्टा गए, कहीं वोट बना दिया होगा किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में। हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की वोटर लिस्ट में भी उनका नाम हो। जिस तरह से चुनाव आयोग चल रहा है अब आपके सामने, जो मिली भगत है वो कल अनुराग ठाकुर ने एक्सपोज कर दी। जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो अनुराग ठाकुर ने और चुनाव आयोग ने दोनों ने एक्सपोज कर दिए। सवाल वैसे के वैसे। आज पूरे देश में ये नारा, हर गली गली में ये नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। पूरे देश में आज मशाल जुलूस निकल रहा है। ये अब जनता का आंदोलन बन चुका है। ये राहुल गांधी का आंदोलन नहीं है, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं है, इंडिया अलायंस का आंदोलन नहीं है, ये इस देश के एक एक वोटर का आंदोलन है। और बढ़ते हैं अर्ज़ फ़लस्तीन से जुड़ी खबरों की जानिब। गज़ा पर इसराइली फ़ौज के हमलों में मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली गज़ा में इसराइली टैंकों ने गोलाबारी की और जनूबी और वस्ती हिस्सों में भी बमबारी की। हमलों की वजह से 24 घंटों के दौरान 50 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तला थी, जिनमें इमदाद के मुंतज़िर 24 अफराद भी शामिल हैं। इसके अलावा भूख की शिद्दत से मज़ीद 8 फ़लस्तीनियों का इंतकाल हो गया, जिसके बाद ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात अब 115 बच्चों समेत 289 रिकॉर्ड हुई है। वाज़ह है कि इसराइली हमलों की वजह से गज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद 62,600 से भी बढ़ चुकी है, जबकि 1,57,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बाशिंदे ज़ख्मी हुए हैं। इस्लामी तहरीक मुजाहिदत हमास के रहनुमा बासिम नईम ने वाज़ेह किया कि गज़ा पट्टी में जंगबंदी के लिए हमास की जानिब से आखिरी पेशकश के हवाले से अभी तक ज़ालिम इसराइली दुश्मन की जानिब से कोई सरकारी जवाब नहीं मिला। उन्होंने टेलीग्राम अकाउंट पर लिखा कि दुश्मन ने जुज़वी मुआहदे को मुसरत किया और उनका हल मुकम्मल मुआहदा है, जिसमें अमरीका की साजिश भरी मदद शामिल है। इसकी सबसे बदतरीन मिसाल उनके सफ़ीर माइक काबी का बयान है, जो एक मसीही एजेंसी की हैसियत से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक हमास को आखिरी पेशकश पर कोई सरकारी जवाब नहीं दिया गया। बासिम नईम ने कहा कि हमास ने जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचने के लिए तमाम ज़रूरी कदम उठाए और अभी भी इसके लिए पूरी जिम्मेदारी और खुले जहन के साथ तैयार है, लेकिन नेतन्याहू जंग जारी रखने पर बज़िद हैं ताकि अपने आप को और अपनी हुकूमत को बचाया जा सके।
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह कामिलाई ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि ईरान अमेरिका के मुतालबात के आगे किसी सूरत नहीं झुकेगा। एक मजहबी तकरीब से खिताब में उन्होंने ईरान को फर्माबरदार बनाने के कहा अमेरिका के खिलाफ सख्ती से बयान दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़ को ठुकरा दिया और कहा कि धमकियों में अमेरिका से बातचीत नहीं हो सकती। वो लोग जो हमें अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की धमकियाँ दे रहे हैं वो हकीकत से वाकिफ़ नहीं है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों ने ईरानी अवाम और रियासत के रिश्ते को कमज़ोर समझने में गलती की। अमेरिका और इसराइल ने फ़ौजी हमलों में नाकामी के बाद समझ लिया कि ईरान को जंग से झुकाया नहीं जा सकता और न ही इस्लामी निज़ाम को झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। याद रहे कि ईरान ने अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए थे। अमेरिका और इसराइल ने जून में 12 रोज़ा जंग के दौरान तेहरान की जौहरी तनसीबात पर भी बदतरीन बमबारियाँ की थी। और आखिर में डांस पर डालेंगे एक और नज़र। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स का किया इफ्तिताह। तेलंगाना को दरपेश माली मसाइल का तस्करा, कहा तलबा मेहनत करें, अच्छा पढ़ें और कमाएं। कांग्रेस ने 6 वादे किए लेकिन पूरा नहीं किया, रेवंत रेड्डी सिर्फ बयानात तक महदूद, साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR का इल्ज़ाम। तेलंगाना रियासत बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा और मेडिकल टेक्नोलॉजी के शोबों का हब, एशिया पैसिफिक बायो डिज़ाइन इनोवेशन समिट में रेवंत रेड्डी का दावा। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में खाद के लिए तवील कतारों में खड़े हुए किसान, कतार में ही शब्बसी की। सिद्दीपेट जिला के दुबाका और दीगर इलाकों के किसान परेशान। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जोश खरोश से जारी, बिहार में वोट चोरी होने नहीं देंगे, राहुल का वादा। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा अब हर हिंदुस्तानी का नारा और तहरीक बन गया। ये सिर्फ राहुल गांधी और इंडिया इत्तेहाद का स्लोगन नहीं, कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा का दावा। गाजा पर इसराइली फौज के हमलों में मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में इसराइली टैंकों ने गोलाबारी और मासूम फ़लस्तीनियों को बनाया हमलों का निशाना। और गजा में जंगबंदी के लिए हमास की जानिब से आखिरी पेशकश पर जालिम इसराइल की जानिब से कोई सरकारी जवाब नहीं मिला। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के रहनुमा बासिम नईम का बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।